हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ दुर्गेश कुमार, एमएससी फिजिक्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। साथ ही में हमने देखा था कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का किस प्रकार से एडिशन किया जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का मैथमेटिकल मेथड क्या होता है ऐड करने का। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे ऐड किया जाता है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो वेक्टर को ट्रायंगुलर लॉ से किस प्रकार से ऐड किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें मान लो कि तो मेरे पास कोई दो वेक्टर है। ठीक है, पहला वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अब ट्रायंगुलर लॉ से क्या होगा कि इन दो भुजाओं को क्लोज करने वाली थर्ड साइड, इन दो साइड्स को क्लोज करने वाली थर्ड साइड जो ऑपोजिट क्रम में ली गई हो, इनके रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेगी। रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ मैथमेटिकली मेथड कहने का मतलब ये है कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे किससे, ट्रायंगुलर लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से, तब हमें रिजल्टेंट वेक्टर तो मिल रहा था लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। यही कारण था कि हमें मैथमेटिकल मेथड की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूँ कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता है। साथ में हमें ये भी तो मानना पड़ेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। यदि मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ले लेता हूँ, मैं यहाँ से मान लीजिए ए वेक्टर को मैंने आगे बढ़ा दिया, भाई दो वेक्टर का एंगल लेने का मैंने मेथड बताया था ना, दोनों की टेल्स के बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये एंगल क्या होगा, मान लेते हैं कि अल्फा है। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर अपवर्ड चलता हूँ। ठीक है, ये चला मैं परपेंडिकुलर अपवर्ड, और ये यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। सही है, ये ओ मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं और ये एन मान लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन हो, ये मान लीजिए एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जब हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन हो और यहाँ पर हमारे पास कोई एक आर वेक्टर स्थित हो, ये मान लेते हैं कि आर वेक्टर है, और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि इस आर वेक्टर का वैल्यू एक्स की डायरेक्शन में कितना है और वाई की डायरेक्शन में कितना है। तो एक्स की डायरेक्शन में आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब ये 90 डिग्री का यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचेंगे नीचे। ठीक है, अगर इस ट्रायंगुलर में मैं कोस थीटा अप्लाई करता हूँ, देखिएगा कोस थीटा अप्लाई क्यों किया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री से देखिए हमें एक साइड पता थी और एक साइड निकालना है और एक एंगल दिया हुआ है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो देखिए कोस थीटा कितना आएगा यहाँ पर, यदि ओ हो, ये ए हो और ये पी हो, तो देखिए कोस थीटा आधार होता है, तो कोस थीटा में क्या आधार ओ ए और अपॉन टर्न होता है, टर्न कितना है यहाँ पर आर, तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, आर कोस थीटा। ओ ए की वैल्यू कितनी हुई, आर कोस थीटा। ठीक है, अब इसी में मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, साइन थीटा देखिएगा, साइन थीटा कितना आएगा यहाँ से, अगर बात करें तो लंब कितना है ए पी और टर्न कितना है आर, अगर ए पी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर आर साइन थीटा। तो आपको क्या पता चला, इस आर वेक्टर की वैल्यू वाई डायरेक्शन में कितनी है, ये देखिए वाई डायरेक्शन में कितनी है आर साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन में कितनी है आर कोस थीटा। लेकिन अब हर बार आप ट्रायंगुलर थोड़ी अप्लाई करोगे, ट्रायंगुलर में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अप्लाई करोगे, लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है, ध्यान से देखिए, एक ट्रिक है, वो यह है कि जिस एक्सिस के साथ थीटा है, जिस एक्सिस के साथ थीटा है वो हमेशा आर कोस थीटा होगा, जिस एक्सिस के साथ थीटा है वो हमेशा आर कोस थीटा होगा, और जो बच गया फिर वो आर साइन थीटा होगा, और ये 2D में वेक्टर रेजोल्यूशन कहलाता है आपका। ठीक है, ये छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं बात करूँ, ये बी वेक्टर है, अगर बी वेक्टर सी डी की डायरेक्शन में कितना होगा, सी डी की डायरेक्शन में कितना होगा बी कोस थीटा, अभी निकाला ना हमने, सी डी की डायरेक्शन में बी कोस थीटा ही तो होगा। अगर अपवर्ड ऊपर की ओर बात करें तो ये डी एन का वैल्यू कितना होगा, बी साइन थीटा,
बी साइन थीटा है तो होगा। अब ध्यान से देखिए इस ट्राइंगुलर में ओ डी एन ट्राइंगुलर में देखिए, इन ट्राइंगुलर ओ डी एन के बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। पाइथागोरस थ्योरम पर देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर। ओके, सही है। अब इसका वैल्यू रखें, ओ डी का वैल्यू कितना है, ओ डी का वैल्यू कितना है, यहां से लेकर यहां तक का मैग्नीट्यूड ए ओ सी। ओ डी की वैल्यू कितनी है, ओ डी की वैल्यू है आपके पास ओ सी प्लस सी डी। तो ओ सी कितना है ए और सी डी कितनी है बी कोस थीटा। तो ओ डी की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा हो गया। अगर डीएन की बात करें, डीएन कितना हो गया, बी साइन थीटा। वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका ओ डी ए प्लस बी कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, अगर ए प्लस बी के स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म को भी सोल्व कर लिया साथ में। ठीक है, ये वाली टर्म देखिए, अगर बी स्क्वायर यहां से कॉमन ले तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट किया हमने। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से आर का अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो कितना आ जाएगा, रूट इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आर का वैल्यू हुआ। टैबुलर लॉ में आर का मैग्नीट्यूड कहाँ आ रहा था, पैरेललोग्राम लॉ में आर का मैग्नीट्यूड कहाँ आ रहा था, लेकिन मैथमेटिकली जब हमने निकाला तो देखा कि आर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आपने यहाँ से आर का वैल्यू निकाला, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से आप कंसेप्ट क्या निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि इस इक्वेशन में मैं थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो आर का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। आर का वैल्यू क्या होगा, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट किया मैं तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोस 0 से 2ab एक बार रख लेते हैं कोस 0। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस 0 1 2ab नहीं था 2ab। ये क्या बना, अगर इसकी बात करते ये क्या बना, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी का स्क्वायर और ये रूट। अगर और भी सोल्व करें तो ए प्लस बी। इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा एडिशन का, वेक्टर एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा ये, क्योंकि ए प्लस बी हो रहा है, दो वेक्टर का एडिशन ही तो मैक्सिमम होगा भाई। तो आर कितना होगा यहाँ से, आर बराबर क्या हो गया, आर मैक्सिमम क्या हुआ ए प्लस बी। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ए प्लस बी निकाल लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए इसी इक्वेशन में अगर मैं थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री रखता हूँ, पाई रखता हूँ, मैं थीटा इक्वल्स टू पाई रखता हूँ तो देखिए कितना आएगा, आर बराबर कितना आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस पाई। कोस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -1 रखा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab -1 होता है ना पाई का वैल्यू, कोस पाई का वैल्यू। ये क्या हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर रूट कितना आ गया, a माइनस बी। ये दो वेक्टर के वेक्टर एडिशन, जो मैथमेटिकली वेक्टर एडिशन किया उसका मिनिमम वैल्यू हो गए आर मिनिमम।
तो क्या आया, ए माइनस बी। बस अब देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आपने आर मैक्सिमम का वैल्यू निकाला और आर मिनिमम का वैल्यू निकाला। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको अप्लाई कैसे करें। तो देखिएगा, आर मैक्सिमम का वैल्यू की बात करूँ, कितना आया आर मैक्सिमम, वो आया आपके पास ए प्लस बी। आर मिनिमम की बात करें वो कितना आया, वो आया आपके पास ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या आप इन दोनों, ये दो इक्वेशन लिखा हमने, आर मैक्सिमम आर और आर मिनिमम, इनसे क्या आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा आर, जो मैग्नीट्यूड आर होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन्हीं के बीच में तो होगा। ए माइनस बी से लेकर ए प्लस बी, यही तो हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना हो सकता है और मिनिमम इतना हो सकता है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज निकली, बस यही कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से देखिए एक प्रॉब्लम और है कि जब आप यहाँ पर मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी है तो चलो ठीक है, पता चल रहा है कि हाँ ये सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर बी ग्रेटर देन ए हो तब क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जो बी ग्रेटर देन ए है तो जो बी है इसको आपको ए मानना पड़ेगा, क्योंकि जो, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, इनका मोड लिख लीजिए, ए माइनस बी आर ए प्लस बी कम हो। यस, यही कंसेप्ट है। इसका मतलब है ये है कि जब दो वेक्टर दिए हुए हों तो हम उनका रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस रेंज के बीच में आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाई करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जब हमारे पास वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगुलर लो था और पैरेललोग्राम लो था, तो फिर हमने वेक्टर एडिशन के मैथमेटिकली जो मेथड है उसको यूज़ क्यों किया, क्योंकि रिजल्ट जो ट्रायंगुलर लो था और पैरेललोग्राम लो था वो रिजल्टेंट वेक्टर तो दे रहे थे, लेकिन ना तो उसका मैग्नीट्यूड बता रहे थे और ना ही उसकी डायरेक्शन बता रहे थे। यस, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालना। यस, कैसे डायरेक्शन कैसे निकालोगे, टेन अल्फा, जो ट्रायंगुलर है, जो बिग ट्रायंगुलर बना हुआ है, यहाँ से मैं टेन अल्फा अप्लाई करता हूँ। देखिए टेन अल्फा निकाले, यहाँ से कितना होगा, लंब क्या है यहाँ से, ये dn बाई ओडी आधा, ओडी कितना आया, dn कितना है 20 आया थीटा। ठीक है भाई, bn साइड थीटा तो है। ठीक है, ओडी कितना है, ओडी की वैल्यू कितना हुआ, a प्लस बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला निकाला हमने। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन का फॉर्मूला निकाल लिया, टेन अल्फा की जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन हमें अब ये नहीं पता कि हम यहाँ पर ए कौन सा रखेंगे और बी कौन सा रखेंगे। क्यों नहीं पता, देखिए हर बार ये थोड़ी ना है कि भाई ए और बी ही वेक्टर होगा, ये तो है ही नहीं ना। हो सकता है मैंने तो आपको f1 वेक्टर दे दिया हो और f2 वेक्टर दे दिया हो, फिर उसका एडिशन कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कि b ऊपर लिखना है और a नीचे लिखना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में, जिस वेक्टर के रेस्पेक्ट में आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है उसको मानोगे आप ए वेक्टर। उसको क्या मानोगे आप, ए वेक्टर। देखिए यहाँ से ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में बता रहे थे हम, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कितना होगा। तो देखिए टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो ए में नीचे लिया और ऊपर क्या आ जाएगा, फिर बी जो रह गया फिर वो ऊपर आ जाएगा, ये तो बना ना। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि कैसे एक रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाली जाती है और कैसे मैथमेटिकली एक रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एक ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, उसकी रेंज फाइंड आउट करना कि किस रेंज से किस रेंज तक उनका मैग्नीट्यूड हो सकता है। और दूसरा क्या था, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन निकालना, यही इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों के कैसे कंसेप्ट को न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल्स करें, देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, सबको पता है। क्या बोला मैं, सबको पता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पता होना, रेंज पता होना और टेन अल्फा का पता होना। कैसे अप्लाई किया जाता है, ए और बी कैसे सिलेक्ट करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये फॉर्मूला सभी है, इस फॉर्मूले को हम कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं। कोसाइन फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसको हम कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं।
कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इन जो कंसेप्ट यहाँ से हमने फाइंड आउट किए इनका यूज़ किया जाता है, कैसे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल फाइंड आउट किया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल का आंसर निकालेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने साथियों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।